Hello my friends, welcome to my YouTube channel Education for You. Today we आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर अमल कमीशन ऑफ कंपनी। अमल कमीशन ऑफ कंपनी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या मीनिंग है अमल कमीशन का, मतलब अमल कमीशन होता क्या है। सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि अमल कमीशन है क्या है जो हम कंपनीज की करते हैं। अमल कमीशन का मतलब ये है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज सिमिलर बिजनेस कर रही हैं। मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि ए और बी दो कंपनीज हैं, ठीक है। उनका अपना किसी भी बिजनेस लगा लो, फर्नीचर का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? फर्नीचर का, ठीक है। और वो दोनों कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, किस में? सी में मर्ज हो जाती है। मतलब ए और बी दो कंपनी सेम बिजनेस कर रही है। उन दोनों का बिजनेस कौन सा है? फर्नीचर का है। और वो किस में बन गई? एक नई कंपनी में आ गई। और वो भी कौन सा काम कर रही है? फर्नीचर का काम कर रही है। तो वो जो मर्ज होना है वो क्या कहलाया जाएगा? अमल कमीशन कहलाया जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, अमल कमीशन। अब दूसरा सेकंड पॉइंट है मेरा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जब ए कंपनी, ठीक है, एक कंपनी है ए लगा लो, जैसे मैं मान के चल रही हूँ ए कंपनी है, उसका अपना वुड का बिजनेस है। किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है, मिल्क का हो सकता है, बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है। वो कंपनी जो है अब्जॉर्ब हो जाती है बी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो मतलब ए कंपनी का फिर नेम ख़त्म हो जाएगा, वो कंपनी बी में मर्ज हो गई। इसमें कोई भी न्यू कंपनी नहीं बनी, वो सिर्फ ए से बी में ट्रांसफ़र हो गई। उसका मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि नो न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड, मतलब कि दोबारा कोई भी नई कंपनी नहीं बनती है। अब इसमें कोई नई कंपनी तो नहीं बनी ना, क्योंकि देखो ए और बी दोनों का अपना अपना बिजनेस चल रहा था। पहले ए का भी चल रहा था और बी का भी चल रहा था, लेकिन ए वाली जो कंपनी थी वो किस में ट्रांसफ़र हो गई? बी में। तो हमारी क्या बन गई? अब बी बन गई और ए हमारी ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गई ना। तो वो क्या बन जाएगी? एब्जॉर्प्शन। जैसे इसमें लिखा हुआ है न्यू न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, नई कोई भी कंपनी नहीं बनती है जब एग्जिस्टिंग कंपनी, पहले से कोई भी कंपनी जो है परचेज़ कर लेती है। जो पहले से कंपनी है, नई कोई कंपनी नहीं बनाई मैंने, ये पहले से कंपनी थी, अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज़ कर लेती है, तो वो क्या बन जाता है? एब्जॉर्प्शन बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं अमल कमीशन के ऑब्जर्वेशन के। सबसे पहले तो ये कंपटीशन को कम कर देगा। कैसे कम कर देगा? कि जैसे अब ए अमल कमीशन के अंदर ए और बी पहले दो कंपनीज थी, अब वो सिर्फ रहेगी एक। तो हमारा कंपटीशन ख़त्म हो गया ना। कहाँ हम दो से टक्कर ले रहे थे, अब एक से ही लेंगे, ठीक है ना। और ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाएगा फिर, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो 2 × 2 अगर हम करेंगे तो मेरे को 4 की पावर मिल जाएगी, कहाँ हम दो अलग अलग लगा रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद ये सिक्योर करेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन को, मतलब कि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए वेल फिट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाएगी उसकी। उसके बाद ये क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा कैपिटल को। कैसे कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी? जब दो कंपनीज एक में बढ़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तब भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और ऑब्जर्वेशन में जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में चली जाएगी, ठीक है ना, तब भी बढ़ जाएगी आगे। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि हाई सैलरी एक्सपर्ट्स को यूटिलाइज कर सकता है। कैसे? जब उसके पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा सैलरीज, ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे लगा सकता है, ठीक है। ये बेटर कंट्रोल कर सकता है ओवर द मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन अ लार्ज एरिया, मतलब कि इसका बिजनेस एक बेटर उसमें चला जाएगा, बेटर हाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगा। तो मतलब यही है कि बेटर कंट्रोल, कंपटीशन भी कम हो जाएगा उसका। ये क्या करेगा? टू अटेन ऑल ओवर द एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये एडवांटेज ले लेगा किसकी? कॉम्बिनेशंस की।
ठीक है, आगे मैं बात करूँ। अब मेरा तीसरा पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि दोबारा रिनोवेट करना, मतलब दोबारा बनाना किसी चीज़ को। जैसे हम मकान बनाते हैं, हम मकान रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, दोबारा कर रहे हैं। अब इसके रिकंस्ट्रक्शन के दो टाइप हैं, एक तो हमारा है एक्सटर्नल और दूसरा है हमारा इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करूँ, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझ आ गया कि जब हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन चेंजेस लाना, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, एक हमारा एक्सटर्नल भी हो सकता है, एक हमारा इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जब एक नई कंपनी, जैसे मैं लगा लो ए मेरी नई कंपनी है, ठीक है, ए मेरी नई कंपनी है, तो वो टेक कर रही है किसको, ओल्ड कंपनी बी को। अब वो टेक क्यों करेगी ओल्ड कंपनी बी को, क्योंकि उसके पास कहीं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं होगी, वो लॉस में चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हम रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि एक नई कंपनी हम बना लेते हैं और वो बी कंपनी की जो सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं फाइनेंशियल्स, उनको टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी मैं बात करूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। अब इसके एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की मैं अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं कि ये जो है, ये क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हम तब करते हैं जब हमने रिटर्न ऑफ करने होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कई सालों से बहुत सारे लॉस चल रहे हैं पास्ट ईयर के, या फिर हम ब्रिंग डाउन द वैल्यू ऑफ असेट्स की हम रियल वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि लॉसेस को छुपाने के लिए कई बार ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन, ज़्यादा चेंजेस चलते रहते हैं, तो एसेट्स की वैल्यू ख़राब भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टू ऑफर द शेयर होल्डर्स द शेयर विच ट्रूली रिप्रेजेंट द रियल वैल्यू वर्थ ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की एक रियल, उसकी कितनी बिजनेस में कितनी कैपिटल है, कितनी नेट उसका, उसके अमाउंट ऑफ, उसके तिजोरी में पैसे कितने हैं, ये जानने के लिए भी हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, टू सेव द कंपनी फ्रॉम द लॉसेज इन फ्यूचर। वही, अगर लॉसेज पिछले वाले ख़त्म हो जाएंगे तो अब आगे कंपनी को लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। फ्रेश कैपिटल को भी इंक्रीज करने में भी हेल्प होता है। और दूसरा, टू ऑल टुगेदर चेंज द मेरेंडो एसोसिएशन की, मेरेंडो एसोसिएशन को चेंज करते हैं कैसे, जब हमारी शेयर कैपिटल भी चेंज हो जाएगी, हमारे लॉसेस कम होंगे, सब चीज़ें हमारी चेंज होंगी, तो हमारी बैलेंस शीट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे करके हमारी मेरेंडो ऑफ एसोसिएशन भी चेंज हो जाएगी। अगर तीसरे में बात करूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी नई कंपनी नहीं होती है। पहले हमारी हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी ना, कि जैसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक न्यू कंपनी जो है वो बन गई टेक ओवर करके पुरानी कंपनी को, लेकिन इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी नई कंपनी नहीं बनती है, वो सिर्फ अपने चेंजेस कर लेते हैं कि अरेंजमेंट कर लेते हैं और रिडक्शन कर देते हैं शेयर कैपिटल को। ये तब होता है जब ज़्यादा कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है, ठीक है, और जो एसेट्स हैं ओवर वैल्यूड हो गई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम लगा ली हमने कैपिटल रिडक्शन की, अडोप्ट कर ली है, तो उस टाइम पे हम शेयर कैपिटल को और डिबेंचर और क्रेडिटर्स को भी रिटर्न डाउन उसकी रियल वैल्यू पे ले आते हैं, ताकि हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस को और फिक्टिशियस एसेट्स को रिड्यूस कर सकें ओवर द ओवर वैल्यूड एसेट्स की, मतलब हमने जो जो एसेट ज़्यादा मान रखी थी उसको कम कर देते हैं। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, कि प्रेजेंट और व्यू दिखाते हैं कंपनी का, कि कंपनी आज प्रेजेंट के टाइम पे कितनी, क्या उसकी एसेट चल रही है और क्या उसके लॉसेस चल रहे हैं, उनको सबको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स को रिटर्न ऑफ करने में हेल्प करवाता है, जैसे शेयर इशू एक्सपेंस हो गए, डिस्काउंट ऑन इशू सेक्टर। उसके बाद ये रिड्यूस करता है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि हमारे लॉसेस जो ज़्यादा चल रहे हैं उसको हम पेमेंट करेंगे तो हमारी फेस वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी, फेस वैल्यू ऑफ रियल शेयर टू द रियल वर्थ। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं कि वो शेयर होल्डर्स के बीच में, कि वो क्या इश्योर कर रहे हैं कि हम उनको फेयर रिटर्न, एक बेटर रिटर्न दे रहे हैं जितनी उन्होंने ड्यू इन्वेस्टमेंट कर रखी है।
ठीक है। आई होप आप सभी को भी इतना समझ आ गया होगा कि अमलकमीशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे अमलकमीशन का, ऑब्जॉर्प्शन का और रिकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो क्लिक ऑन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।